जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। घर में प्रवेश करते ही मिस्टर एंड मिसेस सान्याल बेहद खुश थे। लगभग पानी की कीमत में यह घर उन्हें मिल गया था। बहुत ही सुंदर, सामने पीछे बहुत बड़ी जगह खाली। बस यही था कि शहर के आखिरी कोने में था यह घर। एक तरह से सुनसान सा आसपास का वातावरण, मगर मिस्टर एंड मिसेस सान्याल को ऐसा ही शांत वातावरण ज्यादा पसंद था। लोगों की गहमा गहमी, भीड़ भाड़, शहर उन्हें उतना पसंद नहीं आता था। ऊपर से घर की कीमत, इसलिए वे बेहद खुश थे। उनका बेटा सूरज वो भी बेहद खुश था। खेलने के लिए आगे पीछे इतना बड़ा मैदान, उसकी मां की गार्डनिंग के लिए जगह, और क्या चाहिए किसी इंसान को। घर में वैसे तो कुछ भी नहीं था, मगर एक पुराना आईना था जो पुराने घर के मालिक छोड़ गए थे। आईना देखने में बहुत सुंदर था। पुराने समय की कारीगरी, लकड़ी पर सजावट, उसे उन्होंने अपने बेडरूम में ही सजा कर रखा था। मगर जैसे जैसे दिन बीतने लगे, सान्याल परिवार को शहरवासियों का व्यवहार कुछ अलग सा लगने लगा। कॉलोनी के बाकी सभी लोग उनके घर के आसपास से गुजरते हुए चेहरे पर अजीब से भाव रखते थे। ऐसा लगता था जैसे वो उनसे कुछ कहना चाहते हैं मगर कह नहीं पा रहे हैं या कहने से डरते हैं। बड़े अजीब कॉलोनी के लोग हैं भाई, मिस्टर सान्याल बोल पड़े। उस दिन सूरज घर के पीछे वाले मैदान में खेल रहा था। खेलते खेलते अचानक पैर फिसलकर वो गिर पड़ा और जमीन पर टकराकर उसके पैर में चोट लग गई। खून निकल आया था। तभी उसकी नजर पड़ी पास ही पड़े एक लाल कपड़े पे। उसकी चोट से खून के कुछ छींटे जाकर उस कपड़े पर गिर गए थे। वो चौंक पड़ा, कपड़े को खींचकर निकालने की कोशिश की, मगर वो बहुत गहराई में दबा हुआ था। वो उसे छोड़कर मां के पास चला गया। उस रात सभी गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक बालक सूरज की नींद टूट गई। उसे ऐसा लगा जैसे आईने से उसे कोई बुला रहा है, सूरज, सूरज, सूरज। हाँ, चौंक कर वो उठा और धीरे धीरे आईने के पास पहुंचा। आईने में उसी की परछाई दिख रही थी। तो फिर कौन बुला रहा है? तभी अचानक उसने महसूस किया उसके ठीक पीछे एक हल्का काला सा धुआं है। वो घबराकर पीछे मुड़कर देखा, मगर ये क्या? यहां तो कुछ भी नहीं है। मगर आईने में तो उसने स्पष्ट देखा था। दोबारा मुड़कर जैसे ही उसने आईने की तरफ देखा, आईने में बन रही अपनी परछाई को देखकर वो अत्यंत भयभीत हो उठा। आईने की परछाई बिल्कुल उसी के जैसी थी, मगर चेहरे के भाव उसके जैसे नहीं। आंखें बिना पुतलियों की सफेद, और उसे देखकर वो हंस रही थी। एक बच्चे के हंसने की आवाज स्पष्ट उसके कानों में पड़ रही थी। बच्चा थर थर कांप रहा था। अपने माँ बाप को जगाने के लिए उसने आवाज निकालने की भी कोशिश की, मगर ये क्या? उसकी आवाज जैसे उसके गले में ही घुटकर रह गई, और अगले ही पल जो कुछ हुआ वो तो और भी आश्चर्यजनक था। सूरज ने पाया अब वो आईने के अंदर है, और आईने के अंदर की आकृति आईने के बाहर खड़ी है। ये क्या हुआ? नहीं, उसे आईने से निकालना होगा। निकालो मुझे, निकालो, कहकर उसने आईने को जोर जोर से पीटना शुरू किया।
और तभी आईने का कांच टूटकर उसके हाथों में चुभ गया। आ, आ, आ! और तभी एक और घटना हुई। बाहर खड़ी उस आकृति ने अपना सर जोर से आईने में दे मारा। सर लहूलुहान हो गया और उसके साथ साथ आईने का एक बड़ा सा टुकड़ा टूटकर नीचे गिरा। उसने वो टुकड़ा हाथों में उठा लिया। फिर से एक बार बच्चे की हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी और अगले ही पल मिस्टर सान्याल की चीख कमरे में गूंजी। कांच के उस टुकड़े से उस आकृति ने सान्याल की गर्दन की नस काट दी थी। मिसेस सान्याल इस चीख को सुनकर उठी। नहीं नहीं, मगर तब तक देर हो चुकी थी। कांच का अगला वार उन पर था। दोनों पति पत्नी का शरीर वहीं निढाल होकर गिर गया। आईने के अंदर से अभी तक बच्चा चीखे जा रहा था बाहर आने के लिए, और वो प्रतिबिंब खड़े खड़े कुटिल हंसी हंस रही थी। और हंसते हंसते अचानक एक भयानक पाश्विक चित्कार गूंज उठी। उस रात कॉलोनी के बहुत से लोगों ने वो पाश्विक चित्कार सुनी और सुनकर सब कांप उठे। इसका मतलब वो वापस आ गया है। ओफ, अब लगता है फिर से कॉलोनी में, शहर में मौत का तांडव होने वाला है। मगर कैसे वापस आया वो, और कौन है वो? अगले दिन पुलिस की तफ्तीश में बहुत से आश्चर्यजनक तथ्य सामने आए। मिस्टर और मिसेस सान्याल की पहले हत्या की गई और उसके पश्चात उनके शरीर को नोच नोच कर खाया गया। पहले अगर हत्या न की गई होती तो जंगली पशुओं का काम समझा जाता, मगर अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई जीवंत शैतान आ गया है जिसने यह घृणित कृत्य किया है। मगर सबसे आश्चर्यजनक बात, उनका 7 साल का बेटा सूरज सान्याल लापता है। मिमी, जल्दी चली आना, देख तो रही है कॉलोनी का क्या हाल है। पिछले 3 हफ्तों में 3 हत्याएं हो चुकी है भाई। मैं तो एग्जाम नहीं होता तो तुझे ट्यूशन भी नहीं जाने देती। ओ माँ, आप भी ना। मिमी ने अपनी माँ से कहा, अब मैं बच्ची नहीं रही यार। और फिर संतोष और सुरेश तो है मेरे साथ, हम लोग जल्दी चले आएंगे। मिमी, संतोष, सुरेश तीनों क्लास 12th में थे। ऐसे ही पिछले समय कोरोना के चलते पढ़ाई में बहुत सी बाधाएं आई थी और अब परीक्षा का समय था, इसलिए उनके ट्यूशन सर बहुत जोर दे रहे थे पढ़ाई पे। वो लोग भी जूझ रहे थे। ट्यूशन क्लास कॉलोनी के पास ही में थी। तीनों साथ में ही पैदल जाते थे। माँ ने जल्दी लौट आने का कह दिया था, मगर उस दिन ट्यूशन सर ने कुछ एक्स्ट्रा क्लास ले ली। इस वजह से लौटते लौटते 7:30 बज रहे थे। अंधेरा फैल चुका था, मगर आसमान में चांद होने से अंधेरा उतना गाढ़ा ना था। तीनों आपस में बातें करते करते घर लौट रहे थे। मिमी बोली, ए जल्दी जल्दी चलो ना रे। हाँ रे, मुझे ना बहुत डर लग रहा है, अचानक सुरेश ने कहा। संतोष इस बात पर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ था। सुरेश डर रहा है? तभी उसे समझ में आया और उसने भी वही भंगिमा बनाई। हाँ यार, मेरी तो डर के मारे हालत खराब है। मैं ना तुम दोनों से भी बिल्कुल बात नहीं करूंगी, हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहते हो, ये क्या तमाशा है? मगर यार, ये सब हो क्या रहा है? मैंने भी उस रात ना वो भयानक चीख सुनी थी। सच में यार, कान फाड़ देने वाली थी। मगर क्या ये सच है कि वो फिर से आजाद हो गया है? उसका नाम क्या बताया था? कालश। काल के गाल में उसे बंद कर दिया गया था, मगर वो फिर से जी उठा है। क्या पता अभी घर जाते जाते हमें ही दिख जाए। ए तुम लोग फिर फालतू की बातें कर रहे हो। और तभी लोड शेडिंग के चलते चारों को अंधेरा छा गया। अरे ये क्या हुआ? ओहो, लोड शेडिंग हुई और क्या हुआ है? कहकर संतोष ने अपनी जेब से मोबाइल निकाली और मोबाइल टॉर्च की रोशनी में
चारों ओर देखने लगा। देख, कुछ नहीं है, चल चल चले। मिमी ने भी अपनी जेब से मोबाइल निकाली और तभी दोनों चौंक पड़े। अरे, सुरेश कहाँ गया? अरे हाँ, अभी तो लड़का यही था। देख सुरेश, इस तरह की बदमाशी मत कर, मुझे डर लगता है यार। तू कहाँ गया? मिमी चीखी। सुरेश सुरेश, अबे यार, इतना ज्यादा करना भी ठीक नहीं है। देख देख, तू है कहाँ? तभी अचानक दोनों के कदम ठिठक गए। सामने वो घर उनके तरफ जैसे हाथ बाएं खड़ा था। मगर इतनी बार वो इस रास्ते से आते जाते हैं, आज तक कभी ऐसा घर तो उन्हें नहीं दिखा। तो क्या अंधेरे में वो रास्ता भटक गए हैं? हम लोग लगता है कहीं और चले आए हैं। अब थोड़ा शांत हो जा मिमी, शांत हो जा, संतोष ने कहा। अभी रास्ता खोजते हैं, हम लोग घर पहुंच जाएंगे। अरे तुम लोग मुझे खोज रहे थे? अचानक ही सुरेश की आवाज से दोनों चौंक पड़े। तू कहाँ चला गया था? अरे यहीं तो था मैं, तुम ही लोग तो मुझे नहीं ढूंढ पा रहे थे। और तभी ऐसा लगा जैसे आसपास का अंधेरा और गहरा गया है। फिर समझ में आया, आसमान में बादल छा गए हैं और एक तेज बिजली की कड़क हुई। सुरेश बोला, लगता है पानी आ रहा है यार। एक काम करते हैं, उस घर की छत के नीचे खड़े हो जाते हैं, जैसे ही पानी रुकेगा चले जाएंगे। वैसे भी पानी में भीगना भी हमारे लिए ठीक नहीं होगा। मिमी और संतोष ने इस बात पर सहमति दिखाई, क्योंकि पानी में भीगकर अगर बुखार आ गया तो परीक्षा सिर पर है, ऐसा खतरा वो लोग नहीं ले सकते थे। वो तीनों दौड़कर उस घर की चौखट के नीचे जाकर खड़े हो गए और तभी तेज बारिश शुरू हो गई। अचानक ही सुरेश ने कहा, एक काम करते हैं, अंदर चलकर बैठते हैं। क्या? अंदर कौन रहता है, तू जानता है? संतोष ने पूछा। हाँ यार, मेरे पहचान के ही हैं, कहकर सुरेश ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा अपने आप एक बड़ी सी आवाज करता हुआ खुल गया। ऐसा लगा जैसे दरवाजा सालों से बंद था। इस वजह से चौखट पर तेल न देने की वजह से ये आवाजें आ रही और तभी दरवाजे के पीछे से उभरी एक बच्चे की आकृति। ये परम है, यहीं रहता है। देखो, अपने दोस्तों को भी ले आया हूं। मिमी और संतोष थोड़ा चौंके। अरे आओ ना, बाहर क्यों खड़े हो, आओ बैठो। तीनों जाकर वहां रखे सोफा सेट पर बैठ गए। मुझे ना बहुत अच्छा लगा तुम लोग आए। मैंने ही तो सुरेश को भेजा था तुम लोगों को लाने। क्या? हम लोगों को लाने? मगर सुरेश यहां कब आया? इतना पूछना था कि अचानक मिमी चीख सी पड़ी। संतोष, देख उधर। संतोष ने मोबाइल टॉर्च की रोशनी जैसे ही सुरेश के चेहरे पर डाली, चौंक पड़े थे वो। सामने सुरेश जरूर बैठा था, मगर उसका चेहरा ऐसा कैसे? आंखें काली पुतलियों से रहित सफेद सी और मुंह के पास से खून गिर रहा था। अरे यहाँ रहने में बहुत अच्छा है, न पढ़ाई की टेंशन, न परीक्षा की, न किसी बात की। हाँ, मेरे साथ तुम लोग रहोगे। वो दोनों चौंक पड़े। उनके सामने ठीक वैसी हालत में वो बच्चा भी बैठा हुआ था। इसके बाद उन्हें कुछ भी याद न रहा। जब होश आया तो तीनों उठ बैठे। अच्छा, अब हम लोग घर चलते हैं, ठीक है? उस बच्चे से कहकर वो तीनों घर आ गए। रात को मिमी की माँ ने उससे पूछा, क्यों रे, आज देर कैसे हो गई?
अरे माँ, एक्स्ट्रा क्लासेस थी, तुम तो जानती हो ना। लो खाना दो, बहुत भूख लगी है। उस दिन मिमी ऐसे खा रही थी जैसे जैसे जन्मों की भूखी हो। उसकी माँ को कुछ भी समझ में नहीं आया। रात को सोते सोते कमरे में अचानक वही भयानक चित्कार सुनकर दोनों उठ बैठे और उसके बाद अगले दिन पुलिस को उनकी क्षत विक्षत लाश घर में मिली। ठीक यही हाल सुरेश और संतोष के घर का भी था, मगर आश्चर्य, घर के बच्चे या उनकी लाश वहां न थी। इंस्पेक्टर चक्रधर बेहद परेशान थे। शहर में जिस तरह से हफ्ते दर हफ्ते हत्याएं हो रही हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर कातिल कौन हो सकता है? मगर जो भी है बहुत ही निशंस है, और इसी के चलते पुलिस ने एक थ्योरी बनाई थी कि ये कोई सीरियल किलर है, और उसे पकड़ने के लिए पूरे शहर की नाकाबंदी कर दी गई थी। उस दिन अपने कुछ सहकर्मियों के साथ इसी विषय पर बात करते हुए वे थाने से बाहर आ रहे थे। अचानक कुछ दूरी पर एक मैले कुचैले कपड़े पहने, बिखरे बाल लिए, लंबी दाढ़ी वाला बूढ़ा खड़ा दिखाई दिया। एक बार देखने से पागल सा लग रहा था, मगर उसकी निगाहें एक टक इंस्पेक्टर चक्रधर पर टिकी थी, जैसे वो उनसे कुछ कहना चाहता हो, मगर संकोचवश नहीं कह पा रहा है। इंस्पेक्टर चक्रधर ने मन ही मन सोचा, एक पागल क्या कहेगा, इसलिए उसकी तरफ से ध्यान हटाने की कोशिश की, मगर न जाने क्यों बार बार उनका ध्यान उसी तरफ चला जा रहा था। अंततः खुद को न रोक पाकर वो उस व्यक्ति के पास आ गए। बाबा कुछ कहेंगे? हाँ बेटा, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे मगर मुझे तुम पागल समझ रहे हो। अब नहीं, ऐसी बात नहीं। अरे इसमें गलती भी क्या है तुम्हारी? मैं जैसे रहता हूँ ऐसे हाल में तो कोई पागल ही समझेगा मुझे, मगर नहीं बेटा, मैं पागल नहीं हूँ। ये तो किस्मत की मार है जो दुखों का पहाड़ मुझ पर टूट पड़ा, इस वजह से ऐसी हाल में आ गया हूँ। वैसे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। किस विषय में? शहर में जो हत्याएं हो रही है उसके विषय में, मगर तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। क्या मतलब? अरे मतलब ही पूछोगे या कुछ खिलाओगे पिलाओगे? पिछले 5 दिनों से भूखा हूं, कुछ खाना पेट में जाए तो फिर बात हो। इंस्पेक्टर चक्रधर उसे पास ही के होटल में लेके गए। खाना खत्म करने के बाद चाय की चुस्कियां लेते हुए बोला, बेटा मेरी बात जरा लंबी है, तुम्हारी जल्दी तो नहीं? नहीं, इस केस को सॉल्व करना अभी मेरे जीवन का पहला लक्ष्य है। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं इसके लिए। अच्छा तो सुनो बेटा, आज से करीब 12 साल पहले की बात है। वहां शहर के आखिरी छोर पे जो घर है, वहां एक शराबी रहता था। उसके घर में पत्नी और एक बेटा था, परम नाम का। मगर वो शराबी बहुत बुरे व्यक्ति था। हर दिन शराब पी के आके अपनी पत्नी बच्चे से मार पीट लड़ाई झगड़ा करता था। एक दिन ऐसे ही दुखों को सहते सहते उसकी पत्नी इस दुनिया से चली गई, मगर उस पापी को कोई भी दुख न था। कुछ ही दिनों बाद उसने दूसरी शादी कर ली और उस बच्चे को जैसे नरक की आग में धकेल दिया। सौतेली माँ उस बच्चे पर बहुत अत्याचार करती थी। आधा पेट खाने के लिए बेचारे को दिन भर कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, और उसके बाद भी कभी गरम कलछुल से तो कभी कपड़ा धोने की मुगरी से उसकी बेहद पिटाई करते रहती थी। अगर यातनाएं यहीं तक होती तो बात नहीं थी, मगर कहते हुए भी जवान अटक जाती है।
वो औरत औरत नहीं, राक्षसी का एक रूप थी। मानसिक रोगी थी। पति के द्वारा यौन संतुष्टि न पाने की लालसा को उस कमीनी ने उस बच्चे पर यौन उत्पीड़न के द्वारा पूर्ण करने की कोशिश की। उसके साथ मैं कैसे कहूं ये बात। उस बच्चे ने न जाने क्या क्या सहा, पर एक दिन उसने विरोध किया, और तब काम पिपासु वो औरत आग से जल उठी। गुस्से के मारे उसने एक भारी चीज उस बच्चे के सर पर दे मारी, और वो नाजुक कली सा बच्चा वही मर गया। फिर उसने उसे उठाकर चुपचाप पीछे के आंगन में गाड़ दिया, और पति से कह दिया कि बच्चा कहीं भाग गया है। उसके बाप को बच्चे की कौन सी फिक्र थी। थोड़ा बहुत इधर उधर खोजकर फिर वो भी चुप बैठ गया। मगर कहते हैं ना, पाप कहीं नहीं जाता है। वो बच्चा जीते जी इतनी यातनाएं सहन कर चुका था कि उसका स्वभाव भयंकर हिंसक हो गया, और वो बदल गया भयानक प्रेत कालस में। कालस एक तरह का भयानक प्रेत होता है जो दिखने में बनमानुस की तरह होता है, मगर उसमें भयानक शक्तियां होती हैं। और फिर घर में प्रेत का तांडव होने लगा। पीछे के आंगन में कभी बिल्ली तो कभी कुत्ते तो कभी मुर्गियों की लाशें मिलने लगी। घर पर रहना मुश्किल होने लगा था। रात होते ही जैसे घर शमशान में बदल जाता था। परेशान होकर उस आदमी औरत ने गुरु तंत्रनाथ की शरण ली। गुरु तंत्रनाथ एक बहुत ही सिद्ध तांत्रिक थे। उन्होंने अपनी सिद्धियों से सारी बात जान ली और उस औरत को बहुत डांटा फटकारा। वो भी अब पश्चाताप कर रही थी। हालांकि उसके पति ने जब ये बात सुनी तो वो भी आग बबूला हो उठा, और फिर उस औरत पर पूरी तरह से टूट भी पड़ा था। मार खाकर उस औरत की अकल काफी सुधरी। उसने प्रायश्चित करने की ठानी। तब गुरु तंत्रनाथ ने उसे प्रायश्चित कराया, और फिर घर के पीछे से बच्चे की लाश निकाली, और फिर काल स्तंभन यज्ञ के द्वारा उसे बांध दिया, और कहा, मैंने इसे कुछ समय के लिए अवश्य रोक दिया है, मगर ज्यादा समय तक ये नहीं रुकेगा। काल के गाल में फिर कभी ना कभी ये अवश्य जीवित हो उठेगा, और उस समय होगी इस शहर पर मृत्यु की बारिश। कोशिश करना इस शहर में किसी भी बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं न हो, अन्यथा कालश को रोकना मुश्किल होगा। मुझे लगता है बीते दिनों शहर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस तरह की घटना अवश्य हुई है। इंस्पेक्टर चक्रधर सोच में पड़ गए। हाँ, पिछले दिनों ही तो एक 8 साल की बच्ची के साथ 3 नर पिशाचों ने, तो क्या इसी वजह से कालश? अभी गुरु तंत्रनाथ कहाँ है? उनकी तो मृत्यु हो चुकी है बेटा। क्या? ओह, तो फिर क्या कालश को रोकने का उपाय है? मैं गुरु तंत्रनाथ का ही शिष्य हूं। हालांकि गुरुजी जैसी सिद्धता तो मुझ में नहीं है, मगर मृत्यु से पहले गुरुजी ने मुझे कालश को वश में करने का ये सारी विधि सिखा दी थी। उन्हें एहसास था समय के गाल में कभी ना कभी कालश दोबारा जीवित अवश्य होगा। मैं सफल होऊंगा या नहीं ये मुझे पता नहीं, मगर एक प्रयास मैं करना चाहता हूं। हालांकि इसमें मेरी जान का खतरा अवश्य है, पर अगर मैं सफल हो गया तो बहुत से लोगों की जान बच जाएगी, और इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? मुझे उस घर में जाना है जहां पिछले दिनों पति पत्नी की हत्या हुई और बच्चा गायब हो गया। क्या? हाँ, ये वही घर है जिसमें वो दुष्ट शराबी और उसकी
राक्षस पत्नी रहा करते थे। मगर उनका क्या हुआ? कहा ना, पाप किसी को भी नहीं छोड़ता है। डर के मारे उस औरत की हालत खराब थी और एक दिन उसने आत्महत्या कर ली। उसके बाद वो शराबी भी घर को कौड़ियों के दाम बेचकर कहीं चला गया और फिर सुनने में आया था उसकी भी मृत्यु हो गई। मैं उसी घर में जाने की बात कर रहा हूं। वो घर इस समय पुलिस ने सील कर दिया था, पिछले दिनों वही हत्या के चलते, और अब केवल इंस्पेक्टर ही परमिशन दिलाकर उस घर में उस व्यक्ति को प्रविष्ट करा सकते थे। इसीलिए वो इंस्पेक्टर से मिलने आया था। मगर कालश को रोकने की एक ही शर्त है, पहले तुम्हें उन दुराचारियों को सजा दिलानी होगी, अन्यथा कालश को नहीं रोका जा सकता। इंस्पेक्टर चक्रधर तुरंत ही काम में लग गए। पूरी पुलिस फोर्स तेजी से उन निशंस हत्यारों को ढूंढने लगी और उन्हें पकड़ भी लिया, और उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट से उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। उस रात अमावस की रात थी। इंस्पेक्टर और वह व्यक्ति घर की तरफ चल पड़े। घर के पास पहुंचते ही इंस्पेक्टर के कदम ठिठक गए। रात के अंधेरे में जैसे एक पिशाच की तरह वो घर खड़ा था। घर का मेन गेट खोलते ही एक चरमराहट की आवाज पूरे वातावरण में गूंज उठी। जैसे जैसे उनके कदम घर के पिछवाड़े की तरफ बढ़ रहे थे, इंस्पेक्टर को ऐसा लग रहा था जैसे वातावरण में एक बच्चे की हंसी गूंजती जा रही है। अचानक एक जगह पहुंचकर उस व्यक्ति ने कहा, ये इस जगह पर खोदो। इंस्पेक्टर ने खोदना शुरू किया। काफी गहराई तक खोदने के बाद अचानक वो छिटक गए। वहां पर एक लाल कपड़े की पोटली बंधी थी। उस व्यक्ति ने कहा, इसे उठाओ, उठा के लाओ। इंस्पेक्टर ने जैसे उसे छुआ, चौंक पड़े थे वो। उसके अंदर इंसानी हड्डियां थी। कपड़े को बाहर निकालने के बाद उस व्यक्ति ने एक जगह को साफ सुथरा किया, फिर वहां पर एक यज्ञ कुंड स्थापित किया। फिर अभिमंत्रित सरसों से 2 गोले खींचे। एक गोले की तरफ इशारा करके इंस्पेक्टर से कहा, इस गोले में जाकर बैठ जाओ और कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति हो, इस गोले से बाहर नहीं आना, अन्यथा मृत्यु निश्चित है। इंस्पेक्टर जाकर उस गोले के अंदर बैठ गए। इसके पश्चात उस व्यक्ति ने भी बनाए हुए दूसरे गोले के अंदर प्रविष्ट हुआ। साथ ही अपने साथ लाए हुए एक पोटली निकालकर अपने पास रखा। इंस्पेक्टर देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उस पोटली में बहुत ही अजीबोगरीब चीजें थी, जैसे कि उल्लू की हड्डी, चमगादड़ की विष्ठा और मछलियां, मांस इत्यादि। फिर यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके वो कुछ अजीबोगरीब मंत्र जपने लगा और इसके साथ साथ उन वस्तुओं को यज्ञ कुंड में विसर्जित करने लगा। धीरे धीरे सारा वातावरण जले हुए मांस और मछली की दुर्गंध से भरता चला गया। इंस्पेक्टर के लिए वहां बैठ पाना असंभव होता जा रहा था, मगर धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। चारों ओर जैसे तेज आंधियां चलने लगी, बिजलियां कड़कने लगी और इसके साथ साथ वातावरण में एक बच्चे की खिलखिलाहट और तेज होने लगी और फिर वो आवाज में बदल गई। मैंने कहा था ना, यहाँ से चले जाओ। मेरी बात तुमने नहीं मानी, अब इसका नतीजा भुगतने को तैयार रहो। और कुछ ही पलों में सामने का परिदृश्य और भी भयावह हो उठा, क्योंकि उनसे कुछ ही दूरी पर प्रकट हुआ था कालस। काल के गाल में कैद वो शैतान इस वक्त उनके सामने था। उसकी भयानक चीख वातावरण में गूंज रही थी। यज्ञ कुंड की अग्नि में उसकी प्रतिच्छवि देखकर इंस्पेक्टर जैसे अंदर तक कांप गया था। इतने निडर इंस्पेक्टर को भी उसे देखते ही डर लग गया था। मनमानुष की सी आकृति, मनमानुष का सा शरीर पे बाल, मगर चेहरा इंसान की तरह। चेहरे में 2 बड़े बड़े दांत और उसका लंबा कद। वो भयानक चिंघाड़ते हुए
उस व्यक्ति के ऊपर कूदा, मगर जैसे जैसे किसी अदृश्य कवच से टकराकर दूर छिटक गया। उसकी गर्जना और भयानक हो गई। अब की बार वो मुड़ा इंस्पेक्टर की तरफ। उसे देखकर कुछ पल के लिए इंस्पेक्टर भयभीत हुए थे, मगर जैसे ही वो उनके ऊपर कूदा, उनका मन किया गोले से निकलकर वहां से भाग जाए, मगर पता नहीं क्यों मन ने कहा नहीं, इस गोले से निकलना सही ना होगा, और उनका सोचना सही था। वो उनके ऊपर भी ठीक वैसे ही किसी कवच से टकराकर दूर छिटक गया, और इसके बाद लगातार वो कोशिशें करता रहा। पूरा वातावरण उसकी चीखों से गूंजता रहा, तेज आंधियां चलती रही, और इसके साथ साथ वातावरण में गूंजते रहे मंत्रों के शब्द। फिर अचानक ही सब कुछ शांत सा हो गया। वो भयानक आकृति भी धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। वो व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया, बोला, यज्ञ संपन्न हो चुका है, अब हमें अंतिम कार्य करना है। कहकर उसने सारी हड्डियों को एक फिर से लाल कपड़े में बांध दिया, और दोनों चल पड़े ठीक उसी गड्ढे की तरफ। इंस्पेक्टर को हड्डियां देते हुए बोला, इन्हें फिर से गहराई में गाड़ दो। इंस्पेक्टर उसे गहराई में गाड़ दिए। फिर वो बोला, अब फिर से कुछ समय के लिए कालस काल के गाल में बंद है, मगर ये कब तक रहेगा मुझे पता नहीं। बस प्रयास करिएगा आपके शहर में किसी बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न न हो, अन्यथा फिर जाग उठेगा वो महाराक्षस और अधिक शक्तिशाली होकर, और उस समय मैं यहाँ रहूं ना रहूं, या इस दुनिया में ही रहूं ना रहूं मुझे पता नहीं। फिर उसे रोक भी सकेंगे हम या नहीं, पता नहीं। इसके बाद शहर ने चैन की सांस ली। हत्याओं का सिलसिला रुक गया। कालस काल के गाल में समा चुका था। इधर दूसरी तरफ पटना रेलवे स्टेशन में जीआरपी पुलिस बेहद परेशान थी। उन्हें स्टेशन पर एक बच्चा लापता मिला था। बच्चे से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम सूरज सेन बताया, मगर वो अपने माता पिता के नाम के अलावा और कुछ भी बताने में असमर्थ था।